हेलो वन। आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं एक टॉपिक कहिए, प्रॉब्लम कहिए, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट, बग्गी होती है बेटा पीछे जो लगती है, कार्ट प्रॉब्लम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सपोज एक हमारे पास कार्ट है, जो कनेक्ट है किसी हॉर्स से। सपोज ये हॉर्स है, क्लियर। ये एक हॉर्स है आपका, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पता ही कैसे होता है आपको सब थोड़ा। तो इस हॉर्स का अब यहाँ पर जितने भी लगने वाले फोर्स हैं हम उन सबको बैलेंस कर लेंगे। देखिए एक तो आपका इस हॉर्स का नीचे वेट होगा, क्लियर क्लियर। चलिए, और जिस रस्सी से कनेक्टेड है उस रस्सी पे टेंशन होगा। टेंशन का बेटा आपको एक लॉजिक दे देता हूँ, याद रखिएगा। जब भी किसी वायर में, सपोज आपके पास एक वायर है, उससे कोई मास लटका है, याद रखिएगा जो मास होता है टेंशन उसके हमेशा अपोजिट लगता है, क्लियर। जैसे ये मास है इसके अपोजिट लगाइए, और ये मास है यहाँ घोड़े का तो उसके अपोजिट लगाइए, क्लियर। तो ये हो गया बेटा इसके, इस वायर इसके टेंशन, इसका नाम देता हूं मैं टी, क्लियर। ये वेट है, इस वेट के एक बैलेंसिंग एवरी एक्शन इज इक्वल अपोजिट रिएक्शन। इस एक्शन का भी अपोजिट रिएक्शन था, इस एक्शन का भी अपोजिट रिएक्शन होगा। लेट ये है आपका एक वर्टिकल बी, ठीक है। अब देखिए इसको मैं फिर तोड़ता हूं। देखिए ये घोड़े का वेट है, ये घोड़े का वेट है लेट डब्ल्यू। अब घोड़े ने अपने पैर से, लेट्स का मैं एक पैर बना देता हूं सिर्फ, जो घोड़े का एक पैर बना देता हूं इस तरह से। उसने क्या करा, पीछे एक फोर्स लगाया ऐसे, पीछे एक फोर्स लगाया ऐसे। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे बेटा, इसका एक एक्शन, ये एक्शन है, उसे रिएक्शन मिल रहा होगा ऐसे। लेट ये फोर्स था और इसके ये उसका रिएक्शन था। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होंगे पक्का, एक ऐसे एक ऐसे। लेट दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड लेट दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये हो गया हमारा पूरा डायग्राम रिजॉल्व, क्लियर। यहां पर जो वी कंपोनेंट है, ठीक है, वर्टिकल ऐसे लिख देता हूं, वी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, एच मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आपको पता ही है। तो वी जो है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, बैलेंसेस दी वेट डब्ल्यू, ठीक है, ऑफ दी हॉर्स। हॉर्स के वेट को वो बैलेंस कर रहा है, पहली बात। और यहां पर दूसरा जो कंपोनेंट है एच, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है आपके घोड़े को हेल्प कर रहा है, हेल्प्स टू मूव फॉरवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड। यहां पर आपका ये आगे बढ़ा रहा है और ये आपके घोड़े के वैल्यू बैलेंस कर रहा है, ठीक है ठीक है। अगर मान लीजिए सपोज ये एक डस्टर है, इसको मैं यहां से खींच रहा हूं और यहां से खींच रहा हूं, अगर ये वेट दोनों बराबर हो, मेरे खींचने वाले फोर्स बराबर हो, तो ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमारा घोड़ा, जो हमारा मेन सिस्टम है, ये पूरा हॉर्स कार्ट है, आगे बढ़ रहा है, इधर को मूवमेंट हो रही है इसकी। तो इसका मतलब पक्का ये वाला पार्ट
ज्यादा होगा इस वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट ज्यादा होगा टेंशन से। ठीक है, लिखना पड़ेगा इसको। और दूसरी बात, इस वजह से यहां पर फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, यहां पर थोड़ा सा फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, एफ लेट टायर के से लगने वाला फ्रिक्शन। ठीक है, यहां पर लिखता हूं द हॉर्स मूव फॉरवर्ड कब, जब h बराबर ज्यादा हो t से। जब बराबर होगा बेटा मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रहा होगा सिस्टम का, नेट फोर्स जो होगा, देखिए इधर को ज्यादा है इधर को है कम, तो नेट फोर्स यहां को आ जाएगा h माइनस टी, इसमें से मैं ये हटा दूंगा। नेट फोर्स एक्टिंग, जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स फोर्स लगा रहा होगा, नेट फोर्स लगा रहा होगा जो, क्योंकि देखिए इसे खींचने के लिए यहां पर एक फोर्स ऑलरेडी है, ये ज्यादा है और एक कम है। ठीक है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन हॉर्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, h माइनस टी, ये नेट फोर्स होगा। क्लियर। और ये बेटा अगर आपका फाइनली अगर आगे मूव कर रहा है किसी फोर्स से, ये फोर्स है, नहीं मानते, एच आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला फोर्स है, टी टेंशन वाला फोर्स है, तो ये फोर्स जो है एक और फोर्स के बराबर होगा, जो होगा आपको पता है F इक्वल टू एम इंटू ए, वेयर ए एक्सेलरेशन ऑफ द हॉर्स एंड मास ऑफ द हॉर्स। तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा उसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट होगा, याद रखिएगा। जितना ये फोर्स होगा उतना ही तो ये आपका फोर्स इंटू एक्सेलरेशन फोर्स आगे बढ़ेगा। तो यहां पर एक इक्वेशन बन गई h माइनस टी इक्वल टू एम ए। क्लियर, ये हॉर्स के लिए निकाल लिया हमने। अगर मैं कार्ट की बात करूं, ठीक है, अगर कार्ट मूव्स फॉरवर्ड, अगर कार्ट को आगे बढ़ना है तो पक्का इसके टेंशन को ज्यादा होना पड़ेगा इस फ्रिक्शन से, तभी आगे बढ़ पाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो बेटा नहीं बढ़ पाएगा आगे। तो उस केस में क्या आएगा, तो T इज ग्रेटर देन F, सो T माइनस F इज इक्वल्स टू, ये आ गया आपका नेट फोर्स ऑन कार्ट, नेट फोर्स ऑन कार्ट। ठीक है, लेट कार्ट का मास था A m, हॉर्स का मास था स्मॉल m। ठीक है, तो नेट फोर्स बराबर होगा बेटा किसके, कैपिटल M इंटू ए के। एक्सेलरेशन दोनों के साथ दोनों का यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहां से हमने एक इक्वेशन निकाल ली कार्ट के लिए, यहां से इक्वेशन निकाल ली किसके लिए, हॉर्स के लिए। क्लियर, इसे बेटा एफबीडी भी कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। हमने क्या बोला, कार्ट है उसका ये आगे चल, ये है टेंशन और ये इसका फ्रिक्शन। ठीक है, फाइनली वो मूव कहां कर रहा है, फाइनली मूव आगे कर रहा है विथ मास इनटू एक्सेलरेशन। तो दिस माइनस दिस, इस फोर्स माइनस दिस फोर्स, जो बचाव फोर्स होगा इस फोर्स के बराबर होगा। इसे एफबीडी बोलते हैं बेटा, फ्री बॉडी डायग्राम। हमने एक एक सिस्टम को पकड़ पकड़ के उसका फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, ये होता है आपके फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर, तुम क्या करते हैं बेटा, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जरूरत नहीं है स्कीमा डायग्राम की। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा, देखो जब ऐड करूंगा इसके टी से ये वाला टी माइनस ऐड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले ऐड होंगे, इससे ये कट जाएगा, तो आ जाएगा बेटा h माइनस एफ इज इक्वल्स टू, इन दोनों में बेटा देखो a कॉमन है तो a कॉमन निकाल लेता हूं मैं, कैपिटल M अपॉन में स्मॉल m। तो एक्सप्रेशन आ गया आपके हॉर्स एंड कार्ट का, ये हमारा मेन रिजल्ट भी था। क्लियर, चलिए इस रिजल्ट को थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए आपका हॉर्स का जो फोर्स है
वो ग्रेटर देन एफ है, पहली बात। तो इसका मतलब ये ज्यादा है इससे, तो ए क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव। ए क्या आएगा, पॉजिटिव। अगर आपको ए ऐसे बोल सकते हैं, अगर ए पॉजिटिव, अगर आपको ए पॉजिटिव लाना है तो एच शुड बी ग्रेटर देन एफ। ठीक है, तो क्या होगा हमारा सिस्टम जो होगा हमारा मूव करेगा। चलिए, ये हो गया बेटा हमारा हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट एक और चीज, लास्ट क्लासेस में हमने लॉ ऑफ मोशंस देखे थे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। पर जो बेटा सेकंड लॉ है उसे हम बोलते हैं रियल लॉ ऑफ मोशन। जो चलिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन, इसको भी इंप्रूव करेंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल। इन तीनों में जो ज्यादा तीनों रियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका सेकंड लॉ है। मतलब सेकंड लॉ के अंदर हम सारे लॉ इंक्लूड कर सकते हैं, वही निकालने वाले हैं। चलिए, सेकंड लॉ बोलता क्या है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका जो रिजल्ट था फाइनल, सो दिस F equal to ma क्या है, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। चलिए, इससे हम फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ रियल है तो फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ दोनों इंक्लूड होना चाहिए इसके अंदर। फर्स्ट लॉ प्रूव करते हैं। अगर मान लीजिए इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर फोर्स ना हो तो क्या होगा, ये जीरो हो गया, एम इंटू ए हो गया। मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो उससे क्या निकला हमारा, एक्सेलरेशन जीरो। क्लियर। अगर फोर्स एब्सेंट है तो उसका मतलब एक्सेलरेशन बॉडी का क्या हो रहा होगा उस टाइम पे, जीरो। तो दस देयर इज नो एक्सेलरेशन when no force is applied। ठीक है, सो ऐसे कह सकते हैं हम कि इन दैट इज द absence of any external force, a body at rest will remain at rest and body in uniform motion will continue to move uniformly along the same straight path। ठीक है, अगर फोर्स होगा तो बॉडी मूव करेगी, फोर्स नहीं होगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। बस हो गया प्रूफ, यही बोलता है आपका फर्स्ट लॉ। चलिए, सेकंड लॉ देखते हैं। अब जरा हम थर्ड लॉ प्रूफ करते हैं सेकंड लॉ से। ये दोनों पार्ट एक साथ इंक्लूड है, याद रखिएगा सवाल में। ये एग्जाम में एज अ क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शो दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, या स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, डिड्यूस द न्यूटन फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम इट। मतलब सेकंड लॉ से आप फर्स्ट लॉ थर्ड लॉ डिड्यूस कर सकते हैं। चलिए, अब बात करते हैं जरा थर्ड लॉ की। सपोज हमारे पास दो बॉडीज हैं,
और दोनों बॉडी आइसोलेटेड सिस्टम है। कंसिडर आइसोलेटेड एंड isolated system of two bodies A and B। ठीक है बेटा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई सिस्टम जो जिसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। ठीक है, मैं लिख देता हूं छोटा सा, वेयर नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा हो, तो ऐसे सिस्टम क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड सिस्टम। सपोज मेरे पास दो आइसोलेटेड सिस्टम बॉडीज हैं, ठीक है, चलिए दो बॉडीज लग लेता हूं, एक ये और एक बॉडी ए और बॉडी बी, और ये दोनों अभी इंटरेक्ट हो रही, म्यूचुअली इंटरेक्ट हो रही हैं। तो भैया ए बी पे फोर्स लगाएगा और बी ए पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, सो फोर्स, जो फोर्स लगाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन, नहीं सॉरी, फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी कितना होगा? जो आपका ए बी पे फोर्स लगाएगा, दिस इज फोर्स अप्लाइड ऑन बी देखिए, और बाय ए, तो ये जो पास होगा उसको प्रायोरिटी मिलेगी, मतलब उस पर फोर्स लग रहा होगा और पीछे वाला लगा रहा होगा। इज इक्वल्स टू, आपको पता है सेकेंड लॉ का डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सो डी पी बाय बी अपॉन में डी टी, मोमेंटम ऑफ, उतना ही मोमेंटम आएगा। अगर ए बी पे फोर्स लगाएगा तो बी के पास मोमेंटम आएगा। क्लियर? सिमिलरली force applied on B by B on A, या ऐसे बोल सकता है फोर्स अप्लाइड ऑन B by A या फोर्स अप्लाइड ऑन A by B, आपकी मर्जी है, मतलब A पे फोर्स लग रहा है इस बार। फोर्स अप्लाइड ऑन A ड्यू टू B इज इक्वल्स टू, अब B A पे फोर्स लगाएगा तो A मोमेंटम गेन करेगा, छोटा p होता है, ध्यान रखिएगा ये, और डी टी। ठीक है, दोनों को मैं ऐड कर लेता हूं। ठीक है, पता चल जाएगा हमारा फोर्स कितना है। दोनों को ऐड करा तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी इज इक्वल्स टू डी पी बी अपॉन में डी टी प्लस डी पी ए अपॉन में डी टी। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, डी अपॉन डी टी पी बी प्लस पी ए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, इन दोनों को मैंने ऐड कर लिया, इस इक्वेशन को ऐड कर लिया, एडिंग 1 and 2, ऐड करने के बाद अब मैं बोल रहा हूं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो ये बराबर होगा जीरो के। अब ये जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो हो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखिए, ठीक है, इन द absence of external force d अपॉन में dt अपॉन में pb प्लस pa इज इक्वल्स टू जीरो। ये आ गया, क्लियर? या मैं ऐसे बोल सकता हूं, डी पी ए इज प्लस पी बी पी ए बी इज इक्वल्स टू जीरो। जब एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो तब ये होगा कंडीशन। ठीक है, इसको मैं इधर ले आता हूं, एफ बी ए प्लस इज इक्वल्स टू माइनस एफ ए बी। यही तो बेटा हमारा थर्ड लॉ।
दिस इज नथिंग बट सेकेंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर कि ए ने बी पे जो एक्शन दिया, इसने इसका रिएक्शन दिया था कि नेगेटिव साइन, ये तो आपको बता रहा है कि इसने इस पे कि ए ने बी पे फोर्स दिया और बी ने ए पे फोर्स दिया, बराबर बराबर फोर्स है और अपोजिट है। तो ठीक है, सो फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन आर कंटेन इन द सेकेंड लॉ, वी प्रूव दैट। ये हो गया आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। चलिए